Hi students, welcome to Adda School channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. And आज बेटा मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डर है। क्या मैम फिजिक्स की डेरिवेशंस सॉल्व नहीं होती हैं, मैम फिजिक्स की डेरिवेशंस याद नहीं रहती हैं, मैम डेरिवेशंस में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, मैम अगर 4 मार्क्स की डेरिवेशन आई है तो हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर, इन सब क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको आज फिजिक्स कौर मैम देने वाली है। तो उसके लिए आपको एंड तक बने रहना है इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको किन पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है। तो एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि हर वो बच्चा जो फिजिक्स की डेरिवेशन से डरता है आज इस वीडियो के बाद उसको बिल्कुल भी डेरिवेशन से तो एटलीस्ट डर ना लगे। सो फिजिक्स की डेरिवेशंस कैसे करते हैं, डेरिवेशंस करने का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल वे मैं आपको, इजीएस्ट वे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम चैट बॉक्स में मैं तुमको बोलूं कि तुम टाइप करके मुझे बताओ कि जब आपके सामने पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, डेराइव दिस एक्सप्रेशन, डेराइव दिस फॉर्मूला, कुछ भी है ना, आपके पास कोई डेरिवेशन आती है, सबसे पहले आपका अप्रोच क्या रहता है? आप उसको देखते ही बस लिखने लगते हो, या फिर आप उसके बारे में जैसे ही देखते हो कुछ सोचते हो, कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है? व्हाट इज योर फर्स्ट अप्रोच? व्हाट इज द फर्स्ट क्लिक इन योर माइंड? एवरीबॉडी टाइप इन द चैट बॉक्स। सो फिजिक्स की डेरिवेशंस कैसे करते हैं बेटा, आज आपको फिजिक्स कौर मैम बताने वाली है। कौन सी टेक्निक? काजू कतली टेक्निक। काजू कतली मैम की फेवरेट है एज यू ऑल नो, तो मैम आपको काजू कतली टेक्निक ही बताएगी। एज इफ कि आप जैसे ये बैठे हैं बिल्कुल एकदम शांत, है ना, ऐसे ही आप, जैसे ही आपके सामने कोई डेरिवेशन आएगी तो आप एकदम शांत हो जाएंगे, है ना, कि वाह भाई वाह, अब तो डेरिवेशन आ गई है, हम इसको झटपट से सॉल्व कर लेंगे और डेरिवेशन में कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके लिए आपको राइट अप्रोच सीखनी पड़ेगी। राइट अप्रोच सीखनी बहुत जरूरी है। अगर अपनी अप्रोच सही नहीं है ना बेटा तो कामयाबी नहीं मिल सकती है, ये चीज का ध्यान रखें, है ना। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सी गेम है, ये सबने खेली होगी बचपन में, है ना, ये सबने खेली होगी बचपन में। अगर इसमें बोलूं इस मंकी को इस बनाना तक पहुंचाना है तो क्या ये एक पजल है जिसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है? ये एक पजल है, मेज पजल बोलते हैं इसको, है ना। इसको हमको पजल को सॉल्व करके इस मंकी को यहां तक पहुंच जाना है। और आपने बहुत सारी ऐसी गेम्स बचपन में खेली होंगी, तब तो हमको बड़ा मजा आता था, तब को तो हम इसको भूल भुलैया को सॉल्व करने में हमको बड़ा मजा आता था। बताओ हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हमको बड़ा मजा आता था। कैसे पहुंचा सकते हैं इस मंकी को? बताओ, ये मंकी यहां से स्टार्ट होगा, राइट, इधर गया, 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 और ये पहुंच गया इस बनाना तक। यानी कि ये पूरा रास्ता इसको यहां तक लेकर जा सकता है। बट अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो मंकी है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से जा सकता है या इस रास्ते से भी जा सकता है? देखो तो, कोशिश तो करो। अगर ये यहां से चलना शुरू हुआ तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक हर्डल आ जाएगा जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। सेम एम्प्लाइज फॉर डेरिवेशन थिंग्स। डेरिवेशन जब आप करनी स्टार्ट करते हो ना तो आप बस उसको देखते शुरू हो जाते हो। आपको नहीं समझना कि उसका रिजल्ट क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। आप किसकी तरफ भागते हो? आप सिर्फ और सिर्फ मंजिल की तरफ भागना शुरू हो जाते हो, और रास्ते में एक हर्डल आता है जिस स्टेप के बाद आपको आगे की डेरिवेशन याद नहीं आती है और आप उसको वहीं पर छोड़ देते हो ये बोलकर कि यार डेरिवेशन ना मेरे बस की नहीं है, मेरे से रट्टा नहीं बचता है। लेट मी टेल यू, डेरिवेशन में कभी भी क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है 90% केसेस में। 10% केस की डेरिवेशन ऐसी होती है, समटाइम्स कुछ रिजल्ट यूज हो रहा है तो हमको डायरेक्टली वो चीज ऐसा ही स्टार्ट करना पड़ता है। अदरवाइज 90 to 95% अगर बेटा मैं बोलूं उसमें आपको क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैम व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? जब हमारे सामने कोई डेरिवेशन आए, हमें कुछ डेरिवेशन को याद करना, हमने कोई डेरिवेशन पहली बार सीखी है तो हमको उसको कैसे मेमोराइज करना है, किस तरह उस पर अप्रोच लगनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करें कि हमको फुल मार्क्स मिले, ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट रूल अगर मैं तुमको बोलूं कि फर्स्ट रूल आपके सामने क्या आना चाहिए, हमेशा तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट रूल क्या रहना चाहिए जब भी आप किसी डेरिवेशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। सपोज आपको बोला जाए कि गॉसेस लॉ को प्रूव करो, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, गॉसेस लॉ को प्रूव करो। दिस इज अ स्टेटमेंट कि गॉसेस लॉ स्टेट क्या करता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। अच्छा, अब अगर मैं तुमको बोलूं गॉसेस लॉ को तुमको प्रूफ करना है, तुमको डिराइव करना है गॉसेस लॉ को, गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है, अब तुमको पता ही नहीं कि उसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, तो तुम प्रूफ क्या करने बैठोगे? सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जिस भी चीज को डिराइव करने जा रहे हैं, जिस भी एक्सप्रेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, वो बेटा उसके पीछे का स्टेटमेंट, उसके पीछे की कहानी क्या है ना। जैसे कि यहाँ पे गॉसेस लॉ की कहानी मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, क्या बता रहे हैं उसमें कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है वो क्या है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। सो अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा, देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ए टाइप स्टूडेंट्स और बी टाइप स्टूडेंट्स। ये जो बी टाइप स्टूडेंट्स है ना, ये बैठ रखा है, बी टाइप स्टूडेंट्स एकदम टिक मार्क पे जो बैठ रखा है, ये बी टाइप स्टूडेंट है जिसको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो चुकी है। ए टाइप स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट की तरफ अपनी अप्रोच लगाते हैं। कैसी अप्रोच, क्रैमिंग करके, कैसी अप्रोच, क्रैमिंग करके, और वो रास्ते में गिर जाते हैं। ये वाली हर्डल अभी दिखाई थी ना, ये जो मंकी को ऐसा हर्डल आया था ना, यहाँ पे जैसा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके अड़ गया, वो इसीलिए अड़ गया क्योंकि उसने स्टेटमेंट को समझने की कोशिश ही नहीं करी। क्या पता यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट थी इस गेम में कि ये बुशेस से जब जाएगा तो बुशेस को क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ रास्ते से ही जा सकता है। दैट वाज अ स्टेटमेंट इन दिस गेम, बट वो मंकी ने वो समझने की कोशिश नहीं करी, यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पर जाके अड़ गया। सिमिलरली अगर आपने किसी चीज को डिराइव करना है, अगर आपने उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं करी कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, तो बेटा प्रूफ कैसे करोगे? स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। अगर सेकंड बोलूं तो सेकंड आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स यूज्ड इन द डेरिवेशन। व्हाट डज दिस मींस? परमिटिविटी। बेटा यहां पे आपके पास जो स्टेटमेंट में वर्ड आ रहा है परमिटिविटी, आपको परमिटिविटी का मतलब क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब आपने गॉसेस लॉ पढ़ लिया, गॉसेस लॉ का डेरिवेशन कर लिया, बट आपको कोई पूछे भाई मोनू जरा बताइए भाई परमिटिविटी क्या होता है, तो मोनू जी बोल रहे हैं भाई परमिटिविटी तो नहीं पता, बट गॉसेस लॉ ये बोलता है कि चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फ्लक्स। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, बोलो तो? ऐसे आधे अधूरे ज्ञान का क्या फायदा अगर तुमको मतलब ही नहीं पता चीजों का और तुम उसकी डेरिवेशन करने चले हो, तो वो डेरिवेशन आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकती, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको उसकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई है ना। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी को कुकिंग का शौक है, जैसे आई लव कुकिंग, है ना, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। अब अगर मैं सपोज करो मुझे कुकिंग करना पसंद ही नहीं है, मुझे किसी के कहने पर मम्मी ने बोला नहीं आज तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, है ना, खाना, तो मैं बनाना शुरू कर दी। अब मम्मी ने मुझे एक दिन तो बता दिया कि इसमें ऐसा ऐसा पड़ेगा, पनीर बन जाएगा, ठीक है। अब अगले दिन सपोज करो मुझे तो नहीं पसंद, है ना, मैं खुद बनाना शुरू हुई, तो मम्मी की रेसिपी पे अगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया टर्म्स में कि इसमें मिर्च डालनी है, इसमें हल्दी डालनी है, इसमें नमक डालना है, तो बेटा वो जो नमकदानी होती है ना, उसमें जितने भी मसाले पड़े मैं तो सब डाल दूंगी एक एक चमचा। अब मैंने अगर ध्यान ही नहीं दिया टर्मिनोलॉजीज में कि इसमें हल्दी डालनी है, इसमें नमक डालना है, इसमें मिर्च डालनी है, इसमें जीरा नहीं डालना है, समझ रहे हो तुम? चीजों पे अगर ध्यान नहीं दिया तुमने कि किस किस चीज से आपकी पूरी डेरिवेशन बन रही है, किस किस टर्म से आपकी डेरिवेशन बन रही है, कौन कौन सी टर्म समझना जरूरी है डेरिवेशन के लिए, तो बेटा उस चीज का फिर क्या फायदा?
तो गॉसेस लॉ को अगर हमने डिराइव करना है, उसमें बेटा परमिटिविटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि परमिटिविटी क्या है। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी चैट बॉक्स में तुमसे पूछूं भाई परमिटिविटी क्या होती है, जरा टाइप करके तो बताओ। आधे से ज्यादा दुनिया क्या बोलेगी? डेफिनेशन लिख देगी गूगल से टाइप करके। आपस में तुम बहस करके क्या लिखोगे? यार ये होता है, यानी कि गूगल से मैंने पूरा छेप लिया और वो चीज़ आपको भी पता है कि आपने गूगल से लिखी है, मुझे भी पता है आपने गूगल से लिखी है, बट एक वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन कि आपको किसी टर्म का मतलब पूछा जाए और आपको वो चीज़ अपनी लैंग्वेज में बतानी आती है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। परमिटिविटी, कोई मीडियम दो चार्जेस को कितना परमिट करता है इंटरैक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। इस लैंग्वेज में अगर आपको मीनिंग समझ आए चीज़ों के, तो बेटा उसके रिलेटेड डेरिवेशन भी इजीली समझ आ जाएगी, एकदम मक्खन मलाई जैसा निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें, परमिटिविटी का मतलब समझना जरूरी है। आपको टर्म्स जो उस डेरिवेशन में यूज हो रही है उसका मतलब समझना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करूं, है ना, रे ऑप्टिक्स में सपोज करो हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। बेटा उस लेंस फॉर्मूला में V, U, F तीन टर्म्स आएंगी। ये V क्या है, ये U क्या है, ये F क्या है, ये तुमको पता होना चाहिए। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज द इमेज डिस्टेंस, F इज द फोकल लेंथ। अगर तुमको टर्म्स ही नहीं पता है तो तुम डिराइव करने क्या चले? बताओ, अगर तुमको टर्म्स ही नहीं पता तो तुम डिराइव करने क्या चले? तो टर्म्स अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ठीक है, टर्म्स अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, यू मस्ट नो द फाइनल रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी अगर हम दोबारा से बैक जाएं इस गेम पर ही, बेटा यहां पर ये जो ट्रीट है, बनाना है, फ्रूट है, मंकी को पता है यार कि अगर मैं यहां से घूम फिर के जाऊंगा तो मैं यहां इस ट्रीट तक पहुंच जाऊंगा। ये ट्रीट तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो थर्ड अगर मैं बात करूं बेटा, किसी डेरिवेशन को जब हम सीखते हैं सबसे पहले तो आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम गॉसेस लॉ की बात करें तो बेटा उसका फाइनल रिजल्ट दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये डिराइव करके आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये डिराइव करके आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फाइनल रिजल्ट ही नहीं पता, देखो ना, अगर आपको फाइनल रिजल्ट ही नहीं पता तो क्या ही फायदा, है ना, क्या ही फायदा। जैसे कि गूगल मैप, है ना, बोलते हैं कि गूगल मैप को फॉलो करो, बट यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सपोज करो, है ना, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस किसी सड़क पे आपने जाना था, उस सड़क पर बंद करके काम चल रहा है ना, वो रोड दोबारा से नहीं बन रही। अब गूगल मैप को थोड़ी पता है कि रोड बन रही है आज, वहां पर तो रास्ता बंद है। बोलो, गूगल मैप को पता है कि वहां पे रास्ता बंद है, गूगल मैप तो तुमको ले जाएगा वहां से, फिर क्या करोगे? बताओ फिर क्या करोगे? तो आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है, बेटा वो फाइनल रिजल्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब ये जो आप सहारा लेते हो ना, यहाँ वाला बाजू वाला या इधर वाले बाजू वाले से पूछते हो, भाई 2 स्टेप बता दे शुरू के, मैं शुरू कर दूंगा, फिर डेरिवेशन हो जाएगी। ये जो 2 स्टेप की कहानी तुम डालते हो ना, ये तुमको फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जा सकती। अगर लेकर भी जाएगी तो बीच वाला जितना भी रास्ता है ना, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते चलोगे। ठीक है, समझ में आया? फाइनल रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है। किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करो, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग करो, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो पढ़ो। टर्म्स पढ़ने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए कि आपने क्या डिराइव करना है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो बेटा कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेरिवेशन का हमेशा इनिशियल स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एसएमएस लैंग्वेज में लिख रही हूं ताकि आपको भी याद रहे। डेरिवेशन का हमेशा इनिशियल स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियली बेटा हम कुछ कंडीशंस मानकर चलते हैं कि अंडर द कंडीशंस दिस हम ये डेरिवेशन को डिराइव कर रहे हैं।
ठीक है। वो इनिशियल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट, वो इनिशियल कंडीशंस डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंडर आपकी डेरिवेशन ट्रू होती है। अगर आपने वो कंडीशंस नहीं ली, जैसे अब मैं आपको बोलूँ गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस है ना, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस अभी मैंने रिसेंटली करवाई हैं आपको बेटा। अगर आप वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप प्लेलिस्ट में जाकर उस प्लेलिस्ट में, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी की सारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, बायोलॉजी की, मैथ्स की, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, जहां पे आपको सारी की सारे चैप्टर की क्लासेस सीरियल वाइज मिलेंगी। अभी उसमें फर्स्ट चैप्टर सारा कवर अप हो चुका है, तो मेक श्योर दैट अगर आपने अटेंड नहीं करी है क्लासेस तो आप उसको रिकॉर्डेड में देख लें। उसमें मैंने गॉसेस लॉ की बेटा एक एक एप्लीकेशन पे एक वीडियो बनाई है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, यू मस्ट वॉच इट। जैसे हम सिंपली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन निकालते हैं। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी पी पॉइंट पर, है ना, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट लेंथ की, इसके लिए किसी पी पॉइंट पर विच इज एट सम आर डिस्टेंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी, ये आई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। अब बेटा अगर मैं ये वाला फॉर्मूला बोलूं, दिस इज ट्रू ओनली if this wire is infinite, if this wire is infinite, otherwise it is not true। So बेटा इनिशियली कुछ कंडीशंस होती हैं जब भी हम किसी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, वो इनिशियल कंडीशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैथ्स को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स पार्ट को सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर मैथमेटिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपने फिजिक्स कॉर मैम की मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस लगा रखी हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टूल की क्लासेस लगा रखी हैं, ठीक है। अदरवाइज यू आर फॉलोइंग मी, तो मैं आपका साथ के साथ ये स्ट्रॉन्ग करा दूंगी बेटा। सक्षम बैच में, जो कि अब देखो अगर आपने अब जेई या नीट में आगे जाना है ना, आपने पेपर देना है नेक्स्ट ईयर, तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है ना क्लास 11th के, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो बेटा यू कैन गो फॉर सक्षम बैच ऑल्सो। सक्षम बैच इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। ये क्लास 11th का है, जो कि CBSE नीट जेई लेवल तक ऑल द सब्जेक्ट्स इसमें कवर अप करवाए जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा 2000 का है फॉर फुल 1 ईयर, है ना, फॉर फुल 1 ईयर। अगर आप कोड यूज करेंगे S549 तो आपको ये पड़ेगा 2000 का। बट इफ यू वांट कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो नो नीड टू गो फॉर दैट, ठीक है। अब देखो फिजिक्स और मैम की मैथमेटिकल टूल की क्लासेस बेटा इसमें मैंने कवर अप करवा रखी हैं। अदरवाइज भी अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने मैथमेटिकल टूल्स को, जो कि आपकी क्लास 11th में आया था, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो डेरिवेशंस में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली कुछ कंडीशंस होती हैं, फिर मैथ्स होता है। इस मैथ्स को कभी भी रट्टा नहीं मारना, ये मैथ्स को कभी भी क्रैम नहीं करना, नो क्रैमिंग हेयर, नो क्रैमिंग हेयर, यहां पे क्रैम नहीं करना बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, सपोज वाली, लेट वाली, अज्यूम वाली, है ना, ये कंडीशंस को लर्न करना है। आप समटाइम्स आप सपोज कर लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट डायपोल की, अगर मैं शॉर्ट डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन बताऊं, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, उसके बाद अपन सपोज कर लेते हैं कि फॉर शॉर्ट डायपोल हमारे पास R जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन A बन जाता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 2A, और कोई पॉइंट P जहां पे हम इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे, इसका डिस्टेंस सेंटर से R। तो शॉर्ट डायपोल के लिए अपन कंडीशन सपोज कर लेते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। बेटा ये कंडीशंस को हमको लर्न करना है,
ठीक है, अदरवाइज डेरिवेशन में कुछ भी याद नहीं करना। देखो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्टार्टिंग की assumptions आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप मैथ सॉल्व कीजिए, मैथ्स को कभी भी क्रैम नहीं करना है, मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास कुछ assumptions आती हैं, कुछ लेट आता है, कुछ सपोज आता है, वो कंडीशन को आपको याद करना है। और डेरिवेशन में आपको हमेशा वो चीज़ कैसे लिखनी है, हाईलाइट करके लिखनी है, बड़ा बड़ा लिखो, उसको हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो अपने नोट्स में भी, ताकि आपको दूर से ही वो चीज़ दिखे, अरे यार यहाँ पे स्टेप के बाद ना अगला स्टेप जब करा था तो कुछ तो यहाँ पे पुट किया था। बाकी अदरवाइज जो चीज चल रही है उसको चलने दो, पेपर में भी वो ऐसे ही स्मूथली चलेगी अगर तुम उसको लिख कर देखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू अटेम्प्ट डेरिवेशंस। हाउ टू अटेम्प्ट डेरिवेशन में सबसे पहला बेटा, जब भी आपके पास पेपर में आपको डेरिवेशन अटेम्प्ट करनी आए तो आपको किस तरीके से करनी है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। काजू कतली टेक्निक क्या बोल रहे हैं, देखो फर्स्ट इज कि आपको हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है विच शुड बी ऑफ 3 to 4 लाइन्स। जब भी आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, जब आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए किसी भी डेरिवेशन में, एक टॉपर और तुम्हारे पेपर में क्या फर्क होता है, उसने भी डिराइव करा दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन और तुमने भी डिराइव करा फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन, बट उसको 4 में से 4 नंबर मिले, तुमको 4 में से 2.5 नंबर मिले। ऐसा क्यों? मैम को तुम्हारे से कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मैम ने नंबर काट लिए, तुमने उसको प्रॉपर वे में लिखा नहीं। टॉपर का पेपर जो होता है ना बेटा, वो देखने लायक होता है, वो स्टार्टिंग से ही जस्टिफाई करता है कि येस आई नो ऑल द क्वेश्चन। हम एक एक स्टेप्स जानते हैं, एक एक स्टेप से वो एग्जामिनर से नंबर निकलवाना जानता है, जिसमें से सबसे बेसिक रहता है कि आपको अगर कोई डेरिवेशन आती है तो आप इनिशियली 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखो, जिसमें आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि आप क्या डिराइव करने वाले हो। ठीक है, आपने कुछ सपोज किया, लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स एट सम पॉइंट P व्हिच इज एट सम डिस्टेंस R फ्रॉम द Q चार्ज। तो इसको लिखो 3-4 लाइन में, उसको सपना थोड़ी आएगा कि तुमने P पॉइंट R डिस्टेंस पे लिया है ना, तुमको ये लिखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ रेलिवेंट डायग्राम, ड्रॉ रेलिवेंट draw relevant diagram and most important thing, and label it properly, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। कौन कौन ऐसा करता है जो डायग्राम तो बना लेता है बट उसकी लेबलिंग करने में उसको आलस हो जाता है। एंड लेबलिंग करने का भी एक ढंग होता है, क्या, एक साइड को लेबल करना है। ठीक है, एक साइड को लेबल करना है। इज इट क्लियर? सो लेबलिंग करनी है प्रॉपर्ली। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज को प्रूफ करना है, प्रूफ लिख के स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है। एक्सप्रेशन to be proved, flux is equals to Q बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर स्टार्ट करो, है ना, यहाँ पे आ जाएगी बॉडी ऑफ द डेरिवेशन, जिसमें सब आप कैलकुलेशंस करोगे। सपोज करो बेटा कि आपके पास कैलकुलेशन करते करते कोई आपको आइडेंटिटी पुट करनी पड़ रही है ना, आपकी कोई मैथ्स की आइडेंटिटी यूज हुई, हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसमें हमारे पास सपोज करो एक्सप्रेशन आया 1 + cos ऑफ थीटा। ठीक है, हमको उसको पुट करना है, तो आइडेंटिटी यूज करनी है। सपोज करो sin 2 थीटा आया, उसको पुट करना है 2 sin थीटा cos थीटा। वो चीज आप कहाँ पे लिखोगे? अब वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आपने पुट किया तो एग्जामिनर को सपना थोड़ी आएगा कि तुमने इसको ऐसे पुट कर दिया। यू नीड टू मेंशन इट कि आपने ये आइडेंटिटी यूज करी है। तो वो आप बॉडी में मेंशन नहीं करोगे, वो आप साइड में मेंशन करोगे। साइड में मेंशन करोगे आइडेंटिटी यूज्ड यहां पे लिखोगे। ठीक है, साइड में वो आइडेंटिटी लिखोगे। उसके बाद फाइनली
फाइनली आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उस रिजल्ट को आपको बॉक्स में डालना है, उस रिजल्ट को बॉक्स में डालना है। इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट निकल के आया है, तो उसको बॉक्स में रखने की थोड़ी सी अहमियत दो, है ना। उसको बॉक्स में डालो ताकि वो दूर से ही पता चले, एग्जामिनर जब आपकी शीट चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, तो उसको दूर से पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इसका ये रिजल्ट निकल के आ चुका है। और कुछ कुछ एग्जामिनर ऐसा भी करते हैं कि देख लेते हैं कि स्टार्ट बच्चे ने ठीक किया, डायग्राम ठीक बनाया, रिजल्ट ठीक आ गया, चलो जी फुल नंबर, ठीक है। सो उसके लिए आपको मेंशन करना जरूरी है, आपको उस रिजल्ट को हाईलाइट करना जरूरी है कि ये निकल के आ गया आपका रिजल्ट। बेटा जब रिजल्ट निकल के आ जाए ना, जब रिजल्ट निकल के आ जाए या आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो कि उस रिजल्ट के बेसिस पे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का एक्सप्रेशन निकल के आया है और आपको बोला गया कि डायग्राम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो ई वर्सेस आर का, तो इस रिजल्ट के बाद आप डिस्कशन हेडिंग डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बीइंग अ टॉपर हमेशा मेरे पेपर में ये सारे पॉइंट्स होते रहे और मेरे को फुल नंबर मिलते रहे डेरिवेशंस में, ठीक है। सो बीइंग अ टॉपर I wanted to discuss all these points with you. बेटा हमेशा this thing is really important. डिस्कशन में पॉइंट वाइज यू नीड टू डिस्कस द रिजल्ट। जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डिस्कस करो पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट बना के दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट डालो लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, थर्ड पॉइंट डालो लैम्डा इज लेस देन 0। तो आपके पास यहाँ पर दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी एक एक लाइन में लिखो। सो ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स बुलेट वाइज पॉइंट वाइज बनाकर आपको डिस्कस करने हैं। ये आपका एक वे है डेरिवेशन लिखने का इफ यू वांट टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपको वही 1-2 मार्क्स से खुश हो तो आप क्या करना, आप ये भी मत करना। देखो जो 2 मार्क्स लेकर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं लिखते हैं, वो इसको तो बनाते हैं बट लेबलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, फिर प्रूफ शुरू करते हैं, साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है और कहानी हो जाती है खत्म। दे डोंट डिस्कस द रिजल्ट। ये सब चीजें वो करते ही नहीं है। बट ये सब चीजें बेटा आपको पॉइंट वाइज अगर आप करोगे तो आप इजीली डेरिवेशन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि करेक्ट तरीका क्या है, सरल तरीका क्या है डेरिवेशन को अटेम्प्ट करने का। हमेशा डेरिवेशन जब भी आप पहली बार पढ़ रहे हो उसकी स्टेटमेंट में होल्ड पाओ, उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, क्या निकालने वाले हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर होल्ड डाल लो, मैथ्स वाला पार्ट कभी भी क्रैम नहीं करना इनिशियल। फिर बीच में अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है सपोज लेट अजम्पशन वाली, तो वो चीज रिमेंबर करनी है, अदरवाइज फुल डेरिवेशन एकदम मक्खन मलाई जैसे खुद ही चलती रहेगी। सो दिस वाज सम टेक्निक व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद all of you. Other than that beta, if you want to join us in our class 12th course, साइंस का कोर्स है PCMB का, सो 4:30 to 9 इज द टाइमिंग्स। यू कैन जॉइन अस इन द रिस्पेक्टिव कोर्सेज। यहाँ पे इसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। द कोर्स का कॉस्ट 12 मंथ्स का इज 9999 विच ऑन अप्लाइंग माई कोड एज Y549। अगर आप कोड लगाते हैं Y549, if you will apply the code Y549, it will cost you approximately 8,300 rupees for 12 months. If you don't want to buy it for 12 months, there is an option to buy it for 2 months as well as 9 months. ठीक है, so you can go for it. Description box में नीचे इनके respective courses के links डाल दिए जाएंगे. You can use my code Y549 to avail maximum discounts. Other than that, बेटा, I must say कि आप हमेशा फिजिक्स से जितना डरते हैं, फिजिक्स आपको उतना डराती है। मत डरो यार, एकदम बिंदास रहो, खुश रहो और प्रैक्टिस करते रहो।